अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है ये भी, तो स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, अब नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो इंटरफेरेंस क्या होता है? किसी की बात में टांग अड़ाना। आप वैसे ही कहते हैं ना, मेरी बात में, मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, तो इंटरफेयर का मतलब यही होता है किसी एक का किसी दूसरे के ऊपर असरअंदाज होना। ठीक है, किसी की दूसरे की किसी भी मामले में असरअंदाज होना, उसे हम कहते हैं इंटरफेयर करना। इसी तरह से जेनेटिक्स में भी इंटरफेरेंस कुछ इसी किस्म की चीज़ है। जो लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम्पल स्टडी की है, जिसमें हमने डबल रिकॉम्बिनेंट को डिटेक्ट किया था, डबल रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, जब हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास 2 रेयर क्लासेस आई थी। ठीक है, जो जहाँ पे वो दोनों क्लासेस ऐसी थी जिनमें डबल रिकॉम्बिनेशन हुई थी। तो डबल रिकॉम्बिनेशन को डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम में डबल रिकॉम्बिनेशन होती है। तो क्या अगर एक जगह पे रिकॉम्बिनेशन हो गई है, एक क्रॉसिंग ओवर, तो क्या उसके साथ जो उसका करीबी कोई रीजन है, उसका कह सकते हैं एडजेसेंट रीजन जो है, ठीक है, क्या उस रीजन में जो रिकॉम्बिनेशन होगी, क्या पहली रिकॉम्बिनेशन उस पर भी असरअंदाज होती है? इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, हम ये मतलब अगर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठहरें, देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, इस पर हम कहते हैं कि इस जगह पे एक रिकॉम्बिनेशन हुई है, एक क्रॉसिंग ओवर हो रही है इस जगह पे। ठीक है, मसलन ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर ये इसके दोनों क्रोमोसोम्स हैं, हम कह रहे हैं इस जगह पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो एक क्रॉसिंग ओवर हो रही है इस पॉइंट पे, अगर इस जगह पे भी क्रॉसिंग ओवर होनी है तो होगी ये डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, डबल रिकॉम्बिनेशन। फिर हम कहेंगे क्या ये वाली जो क्रॉसिंग ओवर है या ये वाली रिकॉम्बिनेशन इस जगह के ऊपर रिकॉम्बिनेशन होने के जो अमल है उसके ऊपर क्या ये असरअंदाज होती है? ठीक है, क्या ये उसे होने से रोकती है या उसे फैसिलिटेट करती है? दैट विल बी इंटरफेरेंस। तो जो रिसर्च से पता चला है वो यही है कि एक जगह पे जो इंटरफेरेंस होती है, ये दूसरी यानी एक जगह पे जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ये दूसरी जगह पे उसके एडजेसेंट एरिया में क्रॉसिंग ओवर को रोकती है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है, उसे रोकती है। नॉर्मली जो क्रोमोसोम है या जो आपका इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, जो आपका लिंकेज का प्रोसेस है, वो फेवर करता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर को। ठीक है, फेवर करता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर को, और एक क्रॉसिंग ओवर दूसरे को सुप्रेस करने की कोशिश करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई इंटरफेरेंस क्या है। यस, वन रिकॉम्बिनेशन tries to suppress the other recombination in any adjacent area of the chromosome। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल स्टडी की थी उसी को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल स्टडी की थी वहाँ पे हमारे पास जो 3 जीन्स है वो थे, एक वी, सी टी और सी वी। ये वाला हमारे पास आया था इनका जीन ऑर्डर, वी, सी टी एंड सी वी। ठीक है, जो पहले 2 जीन्स हैं वी और सी टी, इन दोनों के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई थी दैट वाज 0.132। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी। और जो दूसरे दोनों जीन्स हैं सी टी एंड सी वी, इन दोनों के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई थी दैट वाज 0.064। अब अगर तो वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, दोनों इंडिपेंडेंटली क्रॉस ओवर हो सकते हों पॉइंट्स,
तो जो हमारे पास टोटल रिकॉम्बिनेंट्स आने चाहिए डबल क्रॉसिंग ओवर वाले, ठीक है, जो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स आने चाहिए वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आने चाहिए टोटल हमारे पास, वो उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब 0.132 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 0.064 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0084, ठीक है, विच इज़ 0.84%। 0.84% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए डबल रिकॉम्बिनेंट्स की, ठीक है, डबल रिकॉम्बिनेंट्स की। तो हमारे पास टोटल फ्लाइज थी 1448, ठीक है। इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को टोटल से तो हमारे पास 12 आने चाहिए। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये थी हमारे पास वो टोटल जो थी, लिखा हमने इस ऑर्डर में हुआ था, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल जीन ऑर्डर आया था वो ये था वी, सी टी एंड सी वी। इस जीन ऑर्डर में हमें मिले थे ये तीनों जीन्स, जिनको हमने बाद में मैप में ड्रॉ किया था। तो जो पहले दो जीन्स हैं वी और सी टी, जीन ऑर्डर में हमारे पास वी और सी टी पहले दोनों जीन्स हैं। इन दोनों के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी वो थी 0.132, ठीक है। परसेंटेज में ये 13.2% आती है। ये अगर इसकी बात करें तो इनकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 0.064, ठीक है, जो परसेंटेज में 6.4 है। तो ये इन दोनों की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर तो वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है तो दोनों को इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। तो दोनों साइड्स पे जो रिकॉम्बिनेशन होगी, एक पहले दोनों जीन्स की और दूसरे दोनों जीन्स की, तो अगर ये दोनों होती रहती हैं तो डबल रिकॉम्बिनेंट्स हमें मिलने चाहिए इनके प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0084, ठीक है, जो कि टोटल पॉपुलेशन जो थी 1448, उसमें अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो वो बनती है, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आते हैं 12। मतलब कि हमें टोटल डबल रिकॉम्बिनेंट्स जो हमारी टोटल पॉपुलेशन में मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए 12 हमें मिलने चाहिए डबल रिकॉम्बिनेंट्स। लेकिन हमें कितने मिले हैं? 3 + 5 = 8। हमें टोटल जो मिले हैं वो 8 डबल रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं इसमें। इट मीन्स कि हमें जितने एक्सपेक्टेड थे वो 12 थे, लेकिन ऑब्जर्व कितने हैं? 8। तो कोई ना कोई रीज़न है कि ये हमें कम मिले हैं। ये कम मिलने का जो फिनोमिना है उसे कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। अब हम इंटरफेरेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, ये एक्चुअली ये कितने % इंटरफेरेंस बनता है, ये 12 की बजाय हमें 8 मिले हैं, ये कितने % इंटरफेरेंस है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसे क्वांटिफाई करने लगे कि कितना है। सबसे पहले हम करते हैं एक टर्म निकालते हैं विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। दोनों का इकट्ठे रहने का जो कोएफिशिएंट है COC, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। वो क्या है? वो है जी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ डबल रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। जो हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मिली है या जो हमें ऑब्जर्व्ड नंबर मिला है। ऑब्जर्व नंबर कितना था हमारे पास? 8। या फिर ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, ठीक है। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है या उसे या आप नंबर को डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से या एक्सपेक्टेड नंबर से। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ डबल रिकॉम्बिनेंट्स को कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड है हमें 12 और मिले कितने हैं? 8, ठीक है। ये जो फिगर है ना, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है हमारे पास, ये है हमारा COC, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इसे हम माइनस करते हैं 1 में से। इसे माइनस करेंगे 1 से तो हमें वैल्यू मिलेगी इंटरफेरेंस की, ठीक है। 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे जो कोएफिशिएंट हमें मिला है, तो 1 में से 8/12 को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास आएगा 4/12, ठीक है। 4/12 या 1/3 या हम कह सकते हैं 33%। तो जो इस एग्जांपल में इंटरफेरेंस की वैल्यू है वो है 33% या 1/3, ठीक है। इतना इंटरफेरेंस हमें मिला है इस एग्जांपल में। समझ आएगी किस तरह से कैलकुलेट करना है। आगे स्टेप बाय स्टेप भी मैंने बताया हुआ है, वो आप आगे दिखा देता हूँ।
ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सम रीजन्स देयर आर नेवर एनी ऑब्जर्व डबल रिकॉम्बिनेंट। कुछ क्रोमोसोमल रीजन्स ऐसे होते हैं वहाँ पे हमें कभी भी कोई डबल रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलता, एक भी डबल रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलता। इसका मतलब है कि हमारा जो COC है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, वो है 0। जब हमें कोई भी डबल रिकॉम्बिनेंट कभी भी नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि हमारा जो COC है वो 0 है। और COC 0 का मतलब हम उसे माइनस करेंगे 1 में से, तो जो इंटरफेरेंस है वो हमें मिलेगा 1 या 100%। ऐसे केसेस में जो इंटरफेरेंस है वो 1 है, या आप उसे 100% कह सकते हैं। तो इसे कहेंगे कंप्लीट इंटरफेरेंस। अगर किसी जगह पे कभी भी डबल रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कंप्लीट इंटरफेरेंस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें इंटरफेरेंस की वैल्यू मिलती है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। नॉर्मली हमें जो मिलती है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन चंद एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हमें मिलते हैं जहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्व्ड डबल रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपेक्टेड डबल रिकॉम्बिनेंट से, ठीक है। अभी जो हमने एग्जांपल देखी वहाँ पे हमारे ऑब्जर्व्ड थे 8, डिवाइड हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड से जो कि है 12, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हमें मिलता है, सर्टन स्पेशल केसेस, नॉर्मली हमें ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिली है ऑब्जर्व्ड वो ज़्यादा हो जाती है एक्सपेक्टेड से। फॉर एग्जांपल हमारे एक्सपेक्टेड है 12, तो अगर हमें 14 मिल जाते हैं, 15 मिल जाते हैं, 13 मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो हमें जो फिर इंटरफेरेंस की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी ऐसे केस में, ठीक है। तो कभी कभी हमें इंटरफेरेंस की वैल्यू नेगेटिव मिल सकती है ऐसे केसेस में जहाँ के हमारा जो डबल रिकॉम्बिनेंट्स है एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आगे हमने इसे कैसे कैलकुलेट करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे आप इसे देख लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच पेयर ऑफ जीन। हमें हर जीन के लिए उसकी जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमने परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, 18.5, 6.4 और 13.2 से हम ड्रॉ कर लेंगे एक मैप के ऊपर, ठीक है, जिस तरह हमने पहले ड्रॉ किया था, इसे हमने रिप्रेजेंट किया इस पर। उसके बाद हमने जो हमारी डबल रिकॉम्बिनेंट क्लासेस हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, जो हमने पिछली एग्जांपल की, जब हमने इस एग्जांपल को 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में किया था वहाँ मैंने बताया था कि आपने कैसे डिटेक्ट करना है कि आपकी जो डबल रिकॉम्बिनेंट क्लास है वो कौन सी है, उनको आपने कर लेना है। उसके बाद आपने डबल रिकॉम्बिनेंट के लिए जो दोनों साइड्स वाले जीन्स में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। ये यहाँ आपने परसेंटेज में शो नहीं करना, यहाँ पे आपने उसे नॉर्मल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसी में शो करना है विदाउट परसेंटेज। परसेंट में करेंगे तो 13.2 आता था, लेकिन विदाउट परसेंट करेंगे तो 0.132 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिल जाएगा। फिर आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को जो आपका टोटल जो आपके पास पॉपुलेशन है उससे। टोटल पॉपुलेशन आपके पास इस केस में थी 1448, उसे आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको जो मिलेगा वो आपके पास आ जाएगी जिस तरह यहाँ पे आया, ठीक है। वो आपके पास एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ डबल रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व जो है वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले आपके डाटा में, ठीक है। फिर आपने इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना है, वो किस तरह से करना है, आपने ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड आपको दोनों मिल चुके हैं, आपने ऑब्जर्व को एक्सपेक्टेड से डिवाइड करना है, उस वो आपको COC की वैल्यू दे देगा। COC को आपने 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इंटरफेरेंस की वैल्यू रहेगी, ओके। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। फिर अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि जितनी बार भी हमने अभी तक ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल स्टडी की हैं, हमेशा जब भी हमने टेस्ट क्रॉस स्टडी किया है ना, टेस्ट क्रॉस में हम किस किस को क्रॉस करते हैं, एक तो आपका हेट्रोजाइगोट होता है, ठीक है, हेट्रोजाइगस जो है इंडिविजुअल, उसे आप क्रॉस करते हैं रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव से, ठीक है। आपने जब भी इसको स्टडी किया, आपने अगर गौर किया हो, हमेशा जब भी हम हेट्रोजाइगस लेते हैं तो हम फीमेल फ्लाई लेते हैं, मेल कभी भी नहीं लेते। हमेशा ड्रोसोफिला में आप फीमेल को एज हेट्रोजाइगस लेते हैं। आप ये देखें, हेट्रोजाइगस फीमेल हमेशा आप लेते हैं, मेल को आप हेट्रोजाइगस नहीं लेते।
ठीक है। जब भी आपने इस किस्म का क्रॉस करना है, स्पेशली टेस्ट क्रॉस जब आपने करना है, तो आपने फीमेल को हेट्रोजाइगस लेना है। उसकी एक रीज़न है, अगर आप मेल लेते हैं हेट्रोजाइगस जिस तरह से ये है, तो पीआर के लिए हेट्रोजाइगस, वीसी के लिए भी हेट्रोजाइगस, अगर मेल हेट्रोजाइगस है, और फीमेल आप ले लेते हैं होमोजाइगस, आपको कभी भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलता। आपको दोनों जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। एक हेट्रोजाइगस मिलेंगे, दूसरे जो है वो आपको रिसेसिव मिलेंगे। आपको कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलता, आपको सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ड्रोसोफिला में जितने भी मेल फ्लाइज हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ड्रोसोफिला मेल्स में क्रॉसिंग ओवर इज़ मिसिंग, उनमें नहीं होती, उनमें एब्सेंट है क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होती है, मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इट इज़ ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये हर स्पीशीज़ में ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी स्पीशीज़ में ऐसा नहीं होता। बाकी जिस तरह आपने एक्स वाई मेल और डब्ल्यू सी फीमेल की एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं, उनमें दोनों सेक्सेस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। लेकिन ड्रोसोफिला में जो मेल्स हैं उनमें नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि जो ड्रोसोफिला मेल्स हैं उनमें साइनेप्सिस का प्रोसेस नहीं होता, उसमें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते ड्यूरिंग प्रोफेज 1। इनमें एक अनयूजुअल सा प्रोसेस है प्रोफेज 1 का, ठीक है, मेल में। इस वजह से आपको, अगर आप यहाँ पे लेते हैं फीमेल को होमोजाइगस, तो इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर होगी भी, वीजी और वीजी में क्रॉसिंग ओवर हुई, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं अभी में। इसी तरह से अगर पीआर और पीआर वाले लोकस में अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस केस में अगर क्रॉसिंग ओवर होती पीआर प्लस और पीआर वाले जगह पे, ठीक है, तो ये जो था ये दूसरी जगह पे चला जाता, ये इधर आ जाता, तो रियली एक डिफरेंस बनता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मेल है तो इसमें होती नहीं, इस वजह से आपको सिर्फ जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इसमें चेंज होना नहीं, इसमें चेंज होकर भी फ़र्क नहीं कोई भी जाहिर करना। हाँ, जब आप मेल यूज़ करते हैं, अगर आपका ये फीमेल फ्लाई है ये वाली, ठीक है, और ये मेल है, ठीक है, तो फिर इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी और आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिल जाएंगे आप, ठीक है। इसी वजह से हमेशा हम फीमेल ड्रोसोफिला को हेट्रोजाइगस लेते हैं और जो होमोजाइगस लेते हैं वो मेल लेते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बताया हुआ है ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में भी डिफरेंस है रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। देयर इज़ अ रिकॉम्बिनेशन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सेक्सेस एज वेल। जो वुमेन है उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होती है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज आपको वीमेन में ज़्यादा मिलती हैं, मेन में कम मिलती हैं, ये ह्यूमन में भी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल इंटायरली मिसिंग है जिस तरह के उसमें था, लेकिन इसमें डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का है कि मेन जो है उनमें कम है, वीमेन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगला लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी आपको अपलोड कर देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।